आपको बैगेज डायरेक्टली डेस्टिनेशन सिटी में मिलेगा, कंट्री में मिलेगा, सॉरी। सो इस चीज़ का याद रखना। सो इसकी वजह से आपका वीज़ा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। ये ब्लॉग रहेगा एक टोटल गाइड हाउ टू बोर्ड एन इंटरनेशनल फ्लाइट। इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड करते समय आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है एंड क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना है, दोनों भी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल दे दूंगा। पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। तो ये है मुंबई का एयरपोर्ट विच इज़ नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। ये टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 1 भी है, उसका भी नाम सेम है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 1 फॉर डोमेस्टिक है, और ये इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक के भी काफ़ी फ्लाइट यहाँ से जाते हैं। तो जैसे ही आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे, ट्रॉली लेके, सामने ट्रॉलीज लगे हुए रहते हैं, ट्रॉली लेके आपका वो सामान रख के आप चले जाइए मेन गेट की तरफ, जहाँ से आप एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें एंट्री करने के लिए पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट एंड आपका फ्लाइट टिकट या तो बोर्डिंग पास, इन दोनों चीज़ों में से कुछ तो एक दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट इज मैंडेटरी। आपके पास अगर डीजी यात्रा का ऐप है, आपका बोर्डिंग पास है, तो आपका प्रोसेस काफ़ी सीमलेस हो जाता है और काफ़ी जल्दी भी होता है। तो जैसे ही आप जाते हो, CSIF के मेंबर्स रहते हैं, आपका चेक किया जाता है बोर्डिंग पास, पासपोर्ट और उनका टिकट वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट के लिए एंट्री मिलता है। तो एयरपोर्ट में डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स है वो लास्ट के जो कॉलम्स है, 4 कॉलम्स, उसमें से जुटता है। तो जनरली आपका जो इंटरनेशनल फ्लाइट रहता है वो A to K, जैसे आप कॉलम पे अल्फ़ाबेट दे सकते हो, JFG एंड एवरीथिंग। तो A to K कॉलम में आपका इंटरनेशनल फ्लाइट्स रहता है, और लास्ट का LMNO वो आपका डोमेस्टिक के लिए रहता है। जनरली कभी कभी आपका शेड्यूल हो सकता है फ्लाइट वहाँ से भी। तो जैसे ही आप जाते हो अंदर, आपका गेट, आपका जो कॉलम है उसका आप नंबर कौन सा है, आई मीन अल्फ़ाबेट कौन सा, वो देख लीजिए, क्योंकि आपका वहाँ पे जो एयरलाइन है उसका काउंटर रहता है। तो वहाँ पे जो स्क्रीन्स लगे हुए दिख रहे हैं आपको कॉलम में, वहाँ पे आपको समझ जाएगा कि कौन से एयरलाइन का काउंटर किस कॉलम में है। तो उस हिसाब से मेरा A था, मैं सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल कर रहा था। तो वहाँ पे आपको काउंटर पे जाना रहता है। काउंटर पे आपको बैगेज ड्रॉप रहता है। ये पूरा प्रोसेस तभी सीमलेस होता है जब आप डीजी यात्रा पे आपका बोर्डिंग पास जनरेट करते हो, सो दैट वो आपको एक QR दे देता है एंड आपका पूरा प्रोसेस में कुछ भी आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप खुद से बैग ड्रॉप कर दीजिए एंड देन आप आगे चले जाइए। तो ये सब लाइन स्किप हो जाता है, क्योंकि एंड जनरली अगर आपका इंटरनेशनल फ्लाइट रहेगा एंड आपको अगर ऐसा कोई डेस्टिनेशन है जहाँ पे काफ़ी रश रहता है, पीक सीज़न है वहाँ का, तो आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स पहले पहुँच जाइए, क्योंकि आपको टाइम लगता है, क्योंकि उसके बाद खर्चा भी करना रहता है। इसी के लिए इमिग्रेशन के बाद तुरंत आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स रहता है। सो चलते हैं फिर, जहाँ पे आपको बैगेज ड्रॉप रहता है। तो मेरे को बोर्डिंग पास नहीं मिला था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। सिंगापुर एयरलाइंस बोर्डिंग पास नहीं इशू कर रहा था ऑनलाइन के लिए। तो आपको यहाँ पे काउंटर पे आना रहता है, आपका पासपोर्ट एंड आपका टिकट शो करना रहता है। तो वो आपको जो बोर्डिंग पास है वो दे देंगे एंड आपका बैगेज भी यहीं पे ड्रॉप करना रहता है। मेरा जो बैगेज लिमिट था दैट वाज 25 kg पर पर्सन, एक बैग के लिए, एंड चेक इन वॉज 7 kg। चेक इन नॉर्मली सेम रहता है सब एयरलाइन में, 7 kg, क्योंकि कंपार्टमेंट अंदर का सेम रहता है। तो जैसे आपका ये प्रोसेस होता है, बैगेज कलेक्ट होता है एंड देन अब वो आपको पूछते हैं कि आपके पास हैंड बैगेज कितना है, सो दैट वो आपको टैग दे सके जो आप बैगेज पे लगा सके। अगर आपका बैगेज समझो छूट जाता है इन फ्लाइट, तो आपको वो रिटर्न किया जा सकता है वो टैग पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अपलोड भी कर दूंगा वैसे साइड में फोटो, वो भी आप चेक कर लेना कि आप क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं क्या चीज़ें नहीं कैरी कर सकते। पावर बैंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जनरली सब यूज़ कर रहे हैं, वो आपको हैंड लगेज में कैरी करना होता है। एंड एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको बोर्डिंग पास, अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है एंड आपको दोनों बोर्डिंग पास, जो मुंबई टू, अगर मैं बाली ट्रैवल कर रहा था तो मुंबई टू सिंगापुर, सिंगापुर टू बाली, ऐसा आपका बोर्डिंग पास अगर आपको मुंबई एयरपोर्ट पे मिल जाता है, तो आपको बैगेज कलेक्ट नहीं करना है सिंगापुर पे। अगर आपका कितना भी लेओवर रहने दो, आपको बैगेज डायरेक्ट डेस्टिनेशन सिटी में मिलेगा, कंट्री में मिलेगा, सॉरी। सो इस चीज़ का याद रखना। सो इसकी वजह से आपका वीज़ा भी फ्री हो जाता है फॉर दी लेओवर कंट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। उसके बाद चलते हैं अपन सिक्योरिटी चेक्स की तरफ। तो यहाँ पे वीडियो निकालना एक्चुअली अलाउड नहीं था, तो थोड़ा बहुत ही शूट किया मैंने। आपको जो बोर्डिंग पास दिया रहता है उसका QR स्कैन करके आप अंदर जाइए। ये पूरा उनका सिक्योरिटी चेक इन रहता है। यहाँ पे आपको लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, आपका बेल्ट, वॉलेट सब आपको ट्रे में रख के स्कैन करना रहता है। तो इस चीज़ का भी याद रखना, ये पूरा सेपरेटली स्कैन होता है, आपका बैग अलग स्कैन है। जैसे आपका स्कैनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको भी स्कैन किया जाता है, ये यहाँ पर रहता है। जैसे सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होता है, आप आगे जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, उसके बाद आपको ड्यूटी फ्रीज लगता है। सो इमिग्रेशन का प्रोसेस भी एक्चुअली इमिग्रेशन किधर भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। तो जैसे सिक्योरिटी पास होता है, वहाँ से आप ये पूरा इमिग्रेशन काउंटर है, वहाँ पे आपको बस पासपोर्ट एंड आपका फ्लाइट टिकट एंड आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो एंड किधर जा रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद चालू होता है खर्चों का सिलसिला, विच इज़ मुंबई ड्यूटी फ्री। जनरली कोई जाते समय शॉप नहीं करता है,
हाँ, जिनको लिकर जो ड्रिंक करते हैं, जिनको लिकर कैरी करना है, जनरली उन लोग ही करते हैं। बाकी तो आप रिटर्न आओगे तभी भी आपको ड्यूटी फ्री रहता है, सो दैट आप कभी भी शॉप कर सकते हैं। अभी शॉप करने की ज़रूरत नहीं। मैं ड्यूटी फ्री मीन्स मुंबई एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री का पूरा एक अलग वीडियो डाल दूँगा, बट अगर आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से शॉप्स है या कौन से स्टोर्स है, सो दैट आपको क्या परचेस करना है क्या नहीं आप प्री प्लान कर सकते हैं। तो फूड कोर्ट एंड एवरीथिंग आता है, पूरा खर्चे का काम है। इधर आपको मीन्स 100 रुपये से तो कोई स्टार्ट नहीं होता है, पानी बॉटल ही 100 रुपये में मिलेगा, उसके बाद सब 200, 300, 500। सो अगर आपके पास कार्ड है विच हैज़ दी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री, तो आप जाइए। मेरे पास ये कार्ड था, पर कुछ इशू वजह से मेरे को लाउंज एक्सेस नहीं मिला था, जिसमें फ्री था। आप कार्ड दिए, 2 रुपये डेबिट होगा, वो भी फिर से आ जाएगा एंड आप लाउंज एंजॉय कर सकते हैं। आई होप मैं आगे आपको कभी तो भी बता पाऊँगा कि लाउंज कैसा रहता है और आप कैसे इससे 2 रुपये में कर सकते हैं। तो ऐसे किसों लगे रहते हैं। थोड़ा आइसक्रीम खा लिया, काफ़ी गर्मी था तो बोला ऑनलाइन में था। फिर उसके बाद आपको आपके गेट की तरफ बोर्ड करना रहता है। हर जगह पे स्क्रीन्स लगे हुए रहते हैं, आप राइट साइड पर मेरे देख सकते हो। उस स्क्रीन पे आपको गेट नंबर लिखा रहता है इधर, नहीं तो फिर आपके बोर्डिंग पास में आपको समझ आएगा कि आपको क्या गेट नंबर है। जो भी गेट नंबर देते हैं काफ़ी लंबा रहता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपके पास वो जो इलेक्ट्रिक कार रहता है वो आपको ड्रॉप कर देते हैं उधर तक। सो हम लोग का गेट नंबर वॉज 46 समथिंग। सो हम लोग जा रहे थे फॉर सिंगापुर, मुंबई टू सिंगापुर एंड सिंगापुर टू बाली। तो आपका ईजिली मेरा जो बोर्डिंग का अपने स्टार्ट फ्रॉम दी CISF से जो चेकिंग चालू हुआ वहाँ से लेकर गेट बोर्ड करने दो, मुझे हार्डली 1.5 आवर लगा कुछ, उसके ज़्यादा नहीं लगा। पर जब पीक आवर रहता है या रश आवर रहता है तभी काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी इवन एयरलाइंस आपको मैसेज करते हैं कि रश ज़्यादा है, सो दैट आप जल्दी आ जाइए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 4 आवर्स जल्दी आ जाइए और बिफोर या डिपार्चर। तो हम लोग का एयरलाइन था सिंगापुर एयरलाइन। जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आप आपके एयरलाइन का वेट कीजिए, फ्लाइट का वेट कीजिए। सो बाद में वो आपको कॉल आउट करते हैं जब आपका एयरलाइन का बोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ याद रखिए, रश मत कीजिए, आपको आपका सीट मिलने वाला है एंड आपको जाना ही है। सो पहले लाइन ला के मत रहिए, जैसे वो कॉल आउट करते हैं आप जाइए, आपका बोर्डिंग पास दीजिए। आपका बोर्डिंग पास स्कैन होने के बाद आपको आगे की तरफ का एंट्री रहता है, आई मीन फ्लाइट का एंट्री रहता है। सो पूरे प्रोसेस में काफ़ी सिमिलर है, कुछ ऐसा ये नहीं है। प्रिकॉशन एक चीज़ का याद रखना कि आपको पावर बैंक हैंड लगेज में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका इलेक्ट्रिक जिसमें भी बैटरी यूज़ होता है, इधर भी लैपटॉप, पावर बैंक, आपका मोबाइल या जो भी और कुछ इक्विपमेंट्स रहेगा आपको जिसमें बैटरी यूज़ होता है, वो आपको हैंड लगेज में कैरी करना होता है। चेक इन में नहीं डाल सकते। अगर आपने चेक इन में डाल दिया तो वो आपको बैग, अगर आपका TSA लॉक रहेगा तो इट्स ओके, TSA लॉक में आपका बैग ओपन करके वो निकाल लिया जाएगा। सो इस चीज़ याद रखना। एंड आपको कॉल आउट भी करते हैं कभी कभी, तो कुछ चीज़ें रहते हैं। मीन्स आप ड्राई कोकोनट रहेगा जो आप चेक इन बैग में नहीं डाल सकते, वो आपको हैंड लगेज में कैरी करना है। उसका रीज़न भी है क्योंकि ड्राई कोकोनट जनरली इट्स टाइप ऑफ, मतलब स्कैन होगा तो ड्रग जैसा दिखे इस, तो आपका बैग हम लोग पहले बोलते हैं कि आप ड्राई कोकोनट ये सब चीज़ें उसमें मत रखिए। तो कुछ प्रिकॉशन ले लीजिए क्योंकि इनका सिक्योरिटी चेक्स काफ़ी हाई रहता है। थोड़ा भी इशू लगा तो तुरंत बैग खोल लेंगे, अगर नहीं खुलता रहेगा तो बैग पूरा फाड़ के चेक किया जाता है, उनके पास वो अथॉरिटी रहता है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या चीज़ें हैंड लगेज में कैरी करनी है। और वैसे भी ये सब जो चीज़ें रहती है जिसमें बैटरी होता है, जनरली ये सब वैल्यूएबल चीज़ें रहती है, तो और वैल्यूएबल चीज़ें आपके साथ में ही कैरी की। आप ये मत कीजिए कि आप चेक इन में रख दिया, अगर आपने बाद में कुछ इशू हो गया तो आपका फ्लाइट भी मिस हो सकता है, अगर कुछ मेजर इशू हो गया तो बेटर आप हैंड लगेज में कैरी करिए, सो दैट आपके हेजल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपका चीज़ें टूटने का डर नहीं। आप आपके हिसाब से प्रिकॉशन लेके उसको संभाल के लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी का पूरा प्रोसेस करने आपने जैसे देखा, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं। कुछ चीज़ में नहीं बता पाया क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अगर रिकॉर्ड करते, एक चीज़ याद रखें, इमिग्रेशन में कभी रिकॉर्ड मत कीजिए। अगर कोई भी एयरपोर्ट का इमिग्रेशन में रिकॉर्ड कर दे, अगर आपको पकड़ा या उन्होंने किया तो आपको इशू हो सकता है, आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। बहुत सारे ट्रैवलर्स का पहले भी हो गया, एक तो ब्राइब ले लेगा उसको, या और कंट्री रहेगा तो वहाँ का, या तो फिर आपको पे करना पड़ेगा जो भी उनका फ़ाइन रहेगा या तो पेनल्टी रहेगा वो। तो इसके लिए इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक्स को आप अवॉइड कीजिए रिकॉर्ड करना। अगर आप रिकॉर्ड करते हो, ब्लॉगर हो या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो भी। सो जैसे आपका वो सब प्रोसेस होता है, आपको ये डेक दिया जाता है, ये डेक से आप डायरेक्टली फ्लाइट में आते हैं। कभी कभी आप डोमेस्टिक फ्लाइट में ऐसा डेक मिल रहा है, आपको जाके बस बोर्ड करना पड़ता है और बस आपको एयरप्लेन तक, अपने प्लेन तक लेके जाके फिर आपको प्लेन जाना है, प्लेन में बोर्ड करना है। इंटरनेशनल फ्लाइट जनरली डेक से बोर्ड किए जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये कनेक्टेड रहते हैं टू द फ्लाइट। उसके बाद आप फ्लाइट में आ जाइए, आपका जो भी सीट नंबर है आपके बोर्डिंग पास पर लिखा ही होता है, आप जाके आपके सीट पर बैठ जाइए।
आराम से, क्योंकि पूरा फ्लाइट बोर्ड होने में टाइम लगता है। काफ़ी पैसेंजर, मेरा फ्लाइट तो काफ़ी बड़ा फ्लाइट था, कुछ 800 या ऐसे कुछ पैसेंजर थे, फ्लाइट भी पूरा फुल था, तो थोड़ा टाइम लग गया था। एंड जनरली जो लंबा 5 आवर्स के ऊपर का फ्लाइट रहता है वैसे ही बड़े फ्लाइट्स रहते, एयरबस 380 उस फ्लाइट का नाम था। तो ये सिंगापुर एयरलाइंस सर्विस है। उसके बाद आप आपका टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाते हैं एंड आपका टेक ऑफ होता है। तो टेक ऑफ करना अलाउड है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लैंडिंग भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर थोड़ा ईजीली, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा रहता है कि एकदम हार्श में उन लोग टेक ऑफ या लैंड करते हैं ड्यू टू सम रीजन इनकेस करते हैं। तो इस चीज़ का याद रखें। ये जो व्यू था वो बाली का व्यू था, जब बाली से मुंबई आ रहे थे तभी का ये रिकॉर्ड किया हुआ सीन था, काफ़ी सीनिक था। एंड विंडो सीट मिल गया तो बहुत अच्छा। सीट आपको अलॉट किया जाता है, या तो आप प्री बुक भी कर सकते हैं। सीट इंटरनेशनल के बहुत महंगे रहते हैं, सो आप प्री बुक मत कीजिए, तो उधर काउंटर पे जाएंगे तो वो आपको खुद ही अलॉट कर देंगे। तो अभी मुझे तो विंडो सीट मिल गया था, कुछ पैसा नहीं। अगर मेरे को पे करना रहता तो मेरे को 1200 रुपीज़ पे करना रहता फॉर 1 सीट, मतलब मुंबई से सिंगापुर एक सीट के लिए 1200, सिंगापुर टू बाली के लिए 800, तो 2000 रुपीज़ पर ट्रैवल होता था एक जन में। सो 8000 रुपीज़ वेस्ट करने में मुझे कुछ मतलब नहीं था, 8000 का कुछ इशू नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ क्यों करे, आप जाइए विदाउट मतलब बुक मत कीजिए, काउंटर पे जाइए, वो आपको सीट्स अलॉट कर देंगे। एक बार आपका अगर कंफर्म है ना टिकट तो आपको सीट देना मैंडेटरी, तो आप सीट मत बुक कीजिए, पैसा रहेगा आप बुक कर दीजिए। डोमेस्टिक में 150 रुपीज़ कर रहे थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए एंड बाय।